नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बरौनी कटिहार रेलखंड के उमेश नगर और साहेबपुर कमाल के बीच करीब 90 घंटे बाद भी परिचालन बाधित है। हालांकि रेल प्रशासन की ओर से दिन रात वहां काम चल रहा है और जल्द से जल्द परिचालन बहाल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी 1-2 दिनों तक और परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। इस वजह से सोनपुर कटिहार और समस्तीपुर कटिहार स्पेशल ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। 20 गाड़ियों के रूट को डाइवर्ट भी किया गया है। मानसी नरहन होते हुए समस्तीपुर की ओर से निकाला जा रहा है। रेलवे किनारे बने गड्ढे में पानी होने की वजह से रेलवे ट्रैक धंस गया था, जिसके बाद से यहां परिचालन बाधित है। स्थिति में कोई सुधार नहीं है। अभी कुछ समय और लगेगा सुधार होने के लिए। ट्रायल कल तो चला सफलतापूर्वक, एक ट्रेन गया, फिर जो है धसान था, फिर से धंस गया। और संतोष हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े। संतोष, कब तक परिचालन शुरू हो पाएगा, क्या अनुमान लगाया जा रहा है? जी देखिए, जिस तरह से हमारी बात हुई रेलवे के जो कर्मचारी हैं या वहाँ जो काम कर रहे हैं उन लोगों के अनुसार, चूंकि जो स्थिति है वहाँ की, तो अनुमान लगाया जा रहा है कि 1-2 दिन और ये परेशानी लोगों को झेलनी पड़ सकती है। क्योंकि कल जब रेलवे ट्रैक को दुरुस्त किया गया था तो फिर एक ट्रेन को वहां से ट्रायल के रूप में चलाया गया था और देखने का प्रयास किया गया था जो किस तरह से मतलब रेलवे ट्रैक पर कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, लेकिन ट्रेन के जाने के बाद ही। संतोष जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। सीपीआरओ राजेश कुमार भी हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व मध्य रेलवे के सीपीआरओ हैं। राजेश जी, कब तक, हम आपसे जानना चाहेंगे, परिचालन कब तक शुरू हो पाएगा? कल ट्रायल भी किया आप लोगों ने, लेकिन उसके बाद अभी भी कहा जा रहा है कि 1-2 दिन और परेशानी झेलनी पड़ सकती है। ये जो घटना है साहेबपुर कमाल और उमेश नगर के बीच में 60 मीटर के करीब लेंथ में जो हमारा बैंक ट्रिप हो गया है जी। कल हम लोगों ने 9:40 पे यहाँ से एक लोडेड मालगाड़ी पार करवाई थी, लेकिन उसके बाद भी अभी जो है यात्री ट्रेनों के परिचालन के लिए सुरक्षित नहीं है। अभी जो हमारा आकलन है वहाँ पे युद्ध स्तर पे काम चल रहा है, लेकिन जो हमारा आकलन है वो 11 तारीख को शाम 4 बजे हम लोग परिचालन बहाल कर पाएंगे मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का। फिलहाल हम लोग जो मेल एक्सप्रेस ट्रेन हमारी हैं उनको डाइवर्ट करके चला रहे हैं, इसलिए यात्री सेवा तो बहाल है, पर इस रूट पे हम डाइवर्ट करके ट्रेनें चला रहे हैं। अब आपने कहा कि ट्रायल में कल आपने गाड़ियां भी चलाई थी, मालगाड़ी चलाई थी, क्या रिजल्ट क्या मिला आपको? क्या लगता है कि यहाँ जल्द ही गाड़ियां सुचारू रूप से चल पाएंगी? यहाँ युद्ध स्तर पे हमारा काम वहाँ पे चल रहा है और सेफ्टी चूंकि हमारे लिए सबसे पैरामाउंट इम्पोर्टेंट चीज है, इसीलिए हम लोग अभी यात्री ट्रेनों का परिचालन इस मार्ग पे नहीं कर रहे हैं। अप लाइन पे सेवा हमारी निरंतर चल रही है। डाउन लाइन पर जो है कल 16 बजे हम लोग इसको चालू करने की पूरी संभावना है। बेहद अहम ये रेल लाइन राजेश जी, क्योंकि सीमांचल और मिथिलांचल को जोड़ती है, लोगों को काफी परेशानी हो रही है। और क्या आपको अनुमान था कि ऐसा भी हो सकता है? क्योंकि अगर गड्ढा बना होगा तो काफी पहले से ऐसा होगा, स्थिति ऐसी होगी कि आप लोग तैयार नहीं थे? नहीं, वहाँ पे कुछ जियोलॉजिकल की समस्या है, जियोलॉजी की समस्या है, जिसकी वजह से बैंक स्लिप की घटना हुई है जी। हम लोग बल्ला पाइलिंग वगैरह कर रहे हैं और सुरक्षा के सारे उपाय वहाँ पे उठाए जा रहे हैं। जब हम लोग सेफ्टी को लेकर के बिल्कुल आश्वस्त हो जाएंगे तभी हम लोग मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन प्रारंभ करेंगे। आप जियोलॉजिकल प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं राजेश जी, क्या ये आगे नहीं होगी? अगर ये समस्याएं हैं तो इनका निदान कैसे होगा? नहीं, समस्या चूंकि गंभीर है इसीलिए हम लोग इसके निदान में लगे हुए हैं जी। इसलिए वक्त ज्यादा लग रहा है। और यात्री ट्रेनों का जो परिचालन है हम लोग डाइवर्टेड रूट से कर रहे हैं, तो सभी ट्रेनें हमारी चल रही हैं। केवल 2 ट्रेन जो है हम लोगों ने कैंसिल किया है, एक समस्तीपुर कटिहार के बीच और एक सोनपुर कटिहार के बीच। बाकी लंबी दूरी की जितनी भी ट्रेनें हैं वो डाइवर्टेड रूट से चल रही हैं। अगर हम अनुमान की बात करें तो कब तक आप पूरी तरह से कह सकते हैं, पुष्टि कर सकते हैं कि गाड़ियां यहां सुचारू रूप से चलनी शुरू हो जाएंगी? 11 तारीख को 16 बजे से, यही हमारा अनुमान है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, एक राहत भरी बात राजेश जी ने भी बताई कि 11 तारीख को 16 मतलब 4 बजे के आसपास से ट्रेनों का परिचालन यहां से शुरू हो जाएगा, तब यहां के लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि यहां अभी भी लगातार काम चल रहा है, दिन रात काम चल रहा है और जो धंसा था ट्रैक उसे दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। अब बाकायदा ट्रायल भी किया जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है रेलवे के अधिकारियों की तरफ से कि पुख्ता जानकारी मिल जाएगी, अच्छी तरह से ट्रायल हो जाएगा, उसके बाद ही इस रूट पर रेलवे का परिचालन शुरू हो पाएगा। संतोष भी हमारे साथ जुड़े हुए। संतोष, 11 तारीख की बात सीपीआरओ साहब कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि 11 तारीख तक पूरा काम हो जाएगा? जी देखिए, जैसा उन्होंने बताया तो उन्हें पूरा अनुमान होगा और उनको विश्वास है जो 11 तारीख तक कर लिया जाएगा। लेकिन जो वस्तु स्थिति यहाँ की है और जो यहाँ कार्य में जुटे कर्मी हैं उनके अनुसार 1-2 दिन का समय और लगेगा।
क्योंकि यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, जैसा कि उन्होंने बताया, एक वर्ष की समस्या नहीं है, ये कई बार ऐसी बातें सामने आई है। हालांकि पूर्व में जब ऐसी बातें सामने आई थी तो इतना नुकसान नहीं हुआ था, जिस वजह से रेलवे परिचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। लेकिन संतोष, ये कहा जा रहा है भौगोलिक परिस्थितियां जो हैं, क्या कोई स्थायी निदान नहीं है? पहले भी कई बार आप बता रहे कि ऐसी समस्या आ चुकी है। जी बिल्कुल, अस्थायी निदान इसका है और इसके लिए रेलवे को पूरे जोर शोर से प्रयास करना पड़ेगा, तभी इसमें कुछ हो पाएगा। और जहां तक मैंने बताया, चूंकि इससे पूर्व भी हुआ था, लेकिन ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हुई थी जिस वजह से रेलवे परिचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। घंटे 2 घंटे में उसको दुरुस्त कर लिया जा रहा था। लेकिन इस बार चूंकि बारिश भी बहुत हुई है और इस वजह से और परेशानी जो है और बढ़ी है, तो ये देखने वाली बात होगी कि रेलवे कर्मचारियों के द्वारा क्या कारगर उपाय किए जाते हैं जिससे कि ये समस्या सदा के लिए दूर हो और रेलवे के जो यात्री हैं उनको परेशानी न झेलनी पड़े। जी चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं कि जल्द ट्रैक दुरुस्त हो और यहाँ आवाजाही शुरू हो जाए, ताकि यहाँ के आसपास के जो लोगों की परेशानी है वो दूर हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष आपका हमसे बातचीत करने के लिए। मुजफ्फरपुर में शराब माफियाओं में कानून का खौफ नहीं दिखता है। गुरुवार की देर रात उत्पाद विभाग की टीम गायघाट थाना के बरुआ में शराब की सूचना पर छापेमारी करने गई, लेकिन यहां पुलिस टीम को 50 से अधिक संख्या में शराब धंधेबाजों ने घेर लिया। भीड़ में कुछ महिलाएं भी थी और सभी पुलिस टीम की कार्रवाई का विरोध करने लगी। जब उत्पाद विभाग के जवानों ने सख्ती दिखाई तो धंधेबाजों ने हमला कर दिया। लाठी डंडा लेकर पुलिसकर्मियों को खदेड़ा गया। पुलिस वाहन को क्षतिग्रस्त किया गया है। दारोगा शिवेंद्र कुमार और राजेश पटेल के साथ मारपीट भी की गई है। इस घटना में दोनों दारोगा समेत 6 जवान घायल भी हुए हैं। और एक बड़ी खबर इस वक्त समस्तीपुर से आ रही है, जहां जेडीयू के पूर्व विधायक रामबाला सिंह दोषी करार दिए गए हैं। आर्म्स एक्ट के मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है। सीपीएम नेता ललन सिंह से मारपीट और गोली चलाने में वो दोषी पाए गए हैं। समस्तीपुर एडीजे 3 के कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उन्हें दोषी करार दिया है। पूर्व विधायक रामबालक सिंह न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं। 13 सितंबर सोमवार को सजा के बिंदुओं पर अब आगे फैसला होगा। 4 जून को विभूतिपुर के शिवनाथपुर गांव में यह घटना हुई थी, जिसके बाद उन पर आरोप लगा था और अब उन्हें दोषी करार दिया गया है। आर्म्स एक्ट के तहत उन्हें दोषी करार दिया गया है। सीपीएम नेता ललन सिंह से मारपीट और गोली चलाने के मामले में उन्हें दोषी बताया गया है समस्तीपुर एडीजी कोर्ट 3 की तरफ से, और अब सजा के बिंदुओं पर भी आगे सुनवाई होगी। पूर्व विधायक रामबालक सिंह को अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 13 सितंबर को सजा को लेकर अहम फैसला लिया जा सकता है। और मुकेश कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश, क्या कुछ अपडेट है? दोषी करार दे दिए गए हैं पूर्व विधायक रामबालक सिंह। जी, ये विभूतिपुर थाना क्षेत्र के शिवनाथपुर से जुड़ा हुआ था। सीपीएम के नेता ललन सिंह एक शादी समारोह से लौट रहे थे। उसी दौरान जो आरोप इनके ऊपर लगा था, जो गोलीबारी और मारपीट करने का आरोप था, जिसमें जो पीड़ित थे उनके द्वारा एफआईआर कराया गया था, जिसमें आज 21 साल बाद न्यायालय के द्वारा ये दोषी करार दिया गया है। पूर्व विधायक रामबालक सिंह और उनके भाई, जो दोनों पर आरोप लगा था, जो साथ थे और एक ही बाइक पर सवार होकर के आए थे और इनके द्वारा कहा गया था गोली मारने के लिए और मारपीट भी किया गया था, और जिसमें जो पीड़ित है उनका हाथ डॉक्टर के द्वारा हाथ काटना पड़ा था, हाथ को काफी नुकसान पहुंचा था, जिस मामले में आज ये दोषी करार दिया गया है। और इस मामले में पूर्व विधायक रामबालक सिंह से जब हमने सवाल किया था, उनका कहना था ये पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है। और मुकेश, क्या लगता है कितनी सजा हो सकती है आर्म्स एक्ट के तहत? अब दोषी पाए गए हैं। इसमें जो न्यायालय के वकील हैं उनके द्वारा कहा गया है कि करीब अधिक से अधिक 7 साल की सजा, और कम से कम अगर सजा होती है तो 3 साल की सजा इस पूरे मामले में। देखिए, जेडीयू के पूर्व विधायक रामबालक सिंह दोषी करार दिए गए आर्म्स एक्ट के मामले में। कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है। समस्तीपुर से ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सीपीएम नेता ललन सिंह से मारपीट और गोली चलाने के मामले में दोषी पाया गया है और अब उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, और अब सजा के बिंदुओं पर अगली सुनवाई में बातचीत होगी और उनके सजा का ऐलान भी हो सकता है। 13 सितंबर को सजा के बिंदुओं पर फैसला होना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात बिहार में बच्चों पर वायरल बुखार के मार की।
कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच बिहार में वायरल बुखार का कहर टूटा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की सख्ती के बावजूद डीएमसीएच की व्यवस्था जो है वो लचर है। डीएमसीएच में शिशु वार्ड के आईसीयू, नीकू वार्ड, पीकू वार्ड और जनरल वार्ड पूरी तरह से फुल हो गए हैं। बेड के अभाव में एक बेड पर 2-2 बच्चों का इलाज चल रहा है। ऐसे में इंफेक्शन का खतरा भी बढ़ गया है। में तो मैंने इलाज तो हो रहा है, डॉक्टर आ रहे हैं, इलाज हो रहा है। हम लोग के रिलेटिव हैं, वो बच्चा हम लोग आते हैं देखने के लिए, तो वो तो इलाज हो रहा है। लेकिन अभी जिस तरह से पूरे बिहार में वायरल फीवर हो रहा है, बेड की कमी है, एक ही बेड पे 2-2 बच्चा रखना पड़ता है। अगर और इससे ज़्यादा बढ़ेगा तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। इसलिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए जो मैंने अभी और दूसरे बच्चों को इन्फेक्शन नहीं फैले, ये प्रॉब्लम है। यहाँ तो देखिए हमारे यहाँ जितने भी बेड अवेलेबल हैं सब पे बच्चे भरे हुए हैं, खाली नहीं है एक भी। तो मरीज काफ़ी संख्या में आ रहे हैं और तो हमें उन्हें मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। बेड कम पड़ जा रहे हैं, जिस हिसाब से मरीज आ रहे हैं हमारे पास, तो उस हिसाब से बेड कम पड़ रहे हैं। तो सिर्फ दरभंगा में ही नहीं, बिहार के कई जिलों में वायरल फीवर के लगातार मरीज मिल रहे हैं और इसे लेकर जमुई जिला का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। सदर अस्पताल समेत सभी सरकारी अस्पतालों में वायरल बुखार को लेकर दवाइयां और इलाज की सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के निर्देश पर सदर अस्पताल में तैयारी की गई है। वायरल बुखार से पीड़ित जो भी मरीज आ रहे हैं उनका कोविड टेस्ट भी किया जा रहा है। जिले में भी ऐसा कोई मरीज नहीं मिला है जो वायरल फीवर से परेशान है और उसमें कोविड पाया गया है। वायरल फीवर को लेकर सदर अस्पताल में क्या तैयारी है, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी केसी कुंदन ने। बिहार के कई जिलों में देखा जा रहा है कि वायरल बुखार के कारण लोग परेशान हैं और कई अस्पतालों में बहुत सारे मरीज भर्ती हुए हैं। ऐसी स्थिति में बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर जमुई जिला प्रशासन भी और स्वास्थ्य विभाग भी यहाँ पर अलर्ट मोड में है। देख सकते हैं कि ओपीडी है और यहाँ पर अगर देखा जाए तो हर दिन यहाँ पर जो पेशेंट आ रहे हैं इलाज कराने के लिए, बीते कुछ दिनों से बताया जा रहा है कि उसमें 10 से 15% वैसे मरीज हैं जिन्हें वायरल बुखार का शिकायत आ रही है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर सदर अस्पताल में खास इंतज़ाम किया गया है और ख़ास करके जो शिशु वार्ड है वहाँ पर वायरल फीवर को लेकर अगर पेशेंट आते हैं तो उनको इलाज समुचित हो, इसके लिए भी तैयारी की गई है। सरकार के दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार हम लोग मेडिसिन का सारी व्यवस्था कर चुके हैं और जो भी वायरल संबंधित पेशेंट आ रहे हैं फीवर संबंधित, उनको तुरंत हम लोग RT-PCR या एंटीजन के माध्यम से कोविड जांच हमारे लोग द्वारा किया जा रहा है। जांच के क्रम में पाया जा रहा है कि अभी किसी भी तरह का कोई पॉजिटिव केसेस हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग अलर्ट जोन में हैं कि अगर उस तरह की कोई केसेस आएँ तो हम लोग समुचित व्यवस्था उसको दे सकें। जैसा कि स्वास्थ्य विभाग का निर्देश था कि अगर वायरल फीवर के पेशेंट आते हैं तो उनका कोविड टेस्ट कराया जाए। जमुई ज़िले में भी वायरल फीवर से परेशान लोग आ रहे हैं, लेकिन उनका अभी जो कोविड टेस्ट कराया है, किसी में कोरोना का अभी लक्षण नहीं पाया गया है, कोरोना अभी नहीं निकला है। ऐसे में राहत की बात है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर तो मुस्तैद है, तैयार है, अलर्ट है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। 1600 करोड़ की लागत से बख्तियारपुर के ताजपुर के बीच 4 लेन सड़क और पुल निर्माण का काम पिछले 2-3 सालों से बंद पड़ा है, लेकिन अब यह काम जल्द चालू होगा। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन से बातचीत की हमारे सहयोगी शैलेंद्र ने। लगभग 1600 करोड़ की लागत से बनने वाले बख्तियारपुर से ताजपुर सड़क और 4 लेन पुल का निर्माण जो है वो अधर में लटका हुआ है। पिछले 2-3 सालों से काम बंद है। एक बार फिर सरकार ने इसको लेकर के दिलचस्पी दिखाई है। हमारे साथ पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन मौजूद हैं। मंत्री जी, 3 साल से काम बंद है, मुख्यमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसके बावजूद अब आप लोग आगे क्या कर रहे हैं? देखिए, 2017 में जो गैंट्री गिरा था उसके बाद से जो लगातार योजना बंद थी और बीच में जो कंसनायर का ये जो बैंक है और बाकी जो सरकार तीनों के बीच में बातचीत चल रही थी, लेकिन फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आ रहे थे। और अब सरकार ने जो पहल किया, विभाग ने लगातार पहल किया, उसमें बैंक भी बहुत हद तक सकारात्मक रूप के साथ हम लोग के साथ सहयोग करने को तैयार हुआ है और हम लोग का पूरा प्रयास है कि इस योजना को फिर से हम लोग चालू कर पाएँ। और जो केंद्र सरकार की एक योजना रहती है
वन टाइम इन्फ्यूजन फंड इन्फ्यूजन का, उसी पॉलिसी के तहत हम लोग इसको दोबारा ले रहे हैं। क्योंकि 52% काम इसमें हुआ है और अब 50% ही काम कुछ बचा हुआ है, तो हम लोग का प्रयास है कि फिर से इस योजना को शुरू कर पाएँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार इस योजना को लेकर ध्यान रहा है और लगातार उन्होंने विभाग को इसके लिए मार्गदर्शन दिया है। तो हम लोग का प्रयास है कि उनके उस दिशा निर्देश का पालन करते हुए फिर से इस योजना को शुरू करें और एजेंसी को भी और सरकार और बैंक तीनों की सहमति बन रही है। बहुत जल्द इस पर सुखद समाचार आएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण सड़क है और खास तौर पर इसका जो निर्माण कार्य है वो पिछले 3 सालों से लगभग बंद है, लेकिन फिर से एक बार पथ निर्माण विभाग का दावा है कि जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में सशस्त्र सीमा बल के जवान साइकिल रैली निकाल रहे हैं। इसमें अलग अलग राज्यों के करीब 100 लोग शामिल हैं। दरभंगा में सांसद गोपाल जी ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली में शामिल जवान 40 दिनों की यात्रा में करीब 24,000 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे और 2 अक्टूबर को दिल्ली स्थित राजघाट पर पहुंचकर यात्रा संपन्न होगी। इस साइकिल रैली के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट, स्वच्छता अभियान और वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। सशस्त्र सीमा बल के जवानों की रैली असम के तेजपुर से 25 अगस्त को शुरू हुई थी, जो बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली पहुंचेगी। साइकिल रैली के साथ साथ एक मेडिकल टीम एम्बुलेंस के साथ भी मौजूद है। मकसद ये है कि हम जगह जगह पर जाकर जनमानस को बता रहे हैं कि वृक्षारोपण का महत्व क्या है। साफ सफाई अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लीजिए, हिंदी ऑफिस कार्यालयों में हिंदी को बढ़ावा दीजिए, कोविड वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं लोगों को। एक तरह से हम अपने भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने का कोशिश कर रहे हैं। हमारी रैली का उद्घाटन 25 अगस्त 2021 को श्री रवींद्र खोसला लेफ्टिनेंट जनरल द्वारा किया गया था। हमारी रैली 2 अक्टूबर 2021 को राजघाट पे समापन होगा। तो इसमें कुल दूरी 2384 किलोमीटर। रैली है वो तेजपुर से 25 अगस्त को स्टार्ट हुई थी और हम लोग इसमें आसाम, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश को कवर करते हुए कुल 2500 किलोमीटर का सफ़र तय करेंगे और दिल्ली पहुंचेंगे। इसमें हमारा 34 डेज़ का रनिंग प्रोग्राम है। आम लोगों का सहयोग बहुत अच्छा है। हमें देखने को मिला कि जहाँ भी स्कूल होते हैं तो स्कूल के बच्चे बाहर खड़े होते हैं, क्लैपिंग करते हैं, झंडा लेके खड़े होते हैं, हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। यहाँ पे कई लोगों को डिहाइड्रेशन और चोटें वगैरह हो जाती हैं साइकिल चलाते हुए, बॉडी का वेयर टेयर भी होता है। लेकिन हमारी जो बिल्कुल जो 3 फ्रंटियर की जितनी भी टीम है, जो 51 लोग हैं जो अपनी साइकिल को हैंडल कर रहे हैं, जो उनके कैप्टन हैं, ग्रुप कैप्टन जो उनको लीड कर रहे हैं, उनमें इतनी ज़्यादा इंथुजियाज्म है और इतनी ज़्यादा उनमें इंस्पिरेशन भरी हुई है कि वो लोग निरंतर मेरे एडवाइस करने के बाद भी वो लोग कोशिश करते हैं कि वो जितना साइकिल पर राइड कर सके वो लोग करते हैं। और अगर कुछ होता है तो हम मेडिकल टीम उनको सपोर्ट करने के लिए हमेशा उपस्थित हैं। सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल के तहत यहाँ पर रैली निकाली गई है, जिसको आज हरी झंडी दिखा करके यहाँ से विदा करने का काम किया है और समस्त मिथिला वासियों के तरफ से उन्हें बधाई और शुभकामना दी है। इधर सिवान में एक युवक की किन्नर से शादी का वीडियो वायरल हो रहा है। मैरवा के लंगलपुरा गांव के विकास राजभर को एक किन्नर से प्यार हो गया और उसने उससे शादी भी रचा ली। ये वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पूरे रीति रिवाज से दोनों ने शादी की है। इधर सहरसा में अवैध हथियार के साथ वीडियो बनाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बनवा इठरी ओपी क्षेत्र में अवैध हथियार के साथ वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह ये युवक दोनों हाथों में हथियार लिए हुए, एक हाथ में पिस्टल है तो दूसरे हाथ में देसी कट्टा लिए हुए उसका प्रदर्शन भी कर रहा है और ऐसा लगता है कि इसे पुलिस का कोई डर नहीं है। ये कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहा है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 भी नहीं करता है। और अब बात गणेश उत्सव की। मुंबई के लाल बाग के राजा के धूम पटना में भी दिख रही है। पटना में महाराष्ट्र मंडल की ओर से पिछले कई सालों से गणपति उत्सव मनाया जाता है। इसमें लाल बाग के राजा की प्रतिमूर्ति स्थापित की जाती है।
खास बात यह है कि भगवान गणेश की प्रतिमा भी मुंबई से लाई जाती है और बिहार में रह रहे महाराष्ट्र के लोग बड़ी धूमधाम से गणेश उत्सव मनाते हैं। मुंबई के लालबाग के राजा की धूम पटना में भी है। पटना में भी देखिए लालबाग के राजा की प्रतिमूर्ति स्थापित की गई है। महाराष्ट्र मंडल के द्वारा पटना में हर वर्ष यह पूजा किया जाता है और जो भी महाराष्ट्र के लोग बिहार में रह रहे हैं वो इस बहाने एक साथ इकट्ठा होते हैं और भगवान गणेश की पूजा करते हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। कोरोना के कारण यह पूजा नहीं हो पा रही थी, लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे, लेकिन इस बार जब कोरोना संक्रमण की रफ्तार जब थमी है तो बिहार में एक बार फिर से पूजा शुरू हुई है। आप लोगों ने बड़े पैमाने पर इस बार तैयारी की है पूजा की, क्या क्या खास है यहाँ? यहाँ पे सभी चीज़ें खास ही हैं। तो हम जैसे महाराष्ट्र में मनाया जाता है गणेश उत्सव, उसी प्रकार इस बार भी यहाँ पे मनाया जा रहा है। तो ये उत्सव ऐसा है कि सभी लोग एक साथ मिलते हैं हम लोग और एक दूसरे से ये परिचय होता है। क्योंकि हम पटना में मना रहे तो हम लोग एक दूसरे से नहीं मिल पाते, लेकिन ये उत्सव है कि हम सब लोग साथ मिलके हम साथ मनाते हैं। लालबाग के राजा की प्रतिमूर्ति आपने यहाँ नहीं, बहुत बढ़िया लगता है क्योंकि ये जो दर्शन है जो यहाँ पे अभी हो रहा है इतने आसानी से हो रहा है। जैसे कि उन्होंने बताया कि ये दर्शन लेने के लिए हम बम्बई से तो हमें मालूम है कि कितना घंटा वहाँ पे लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। यहाँ पे ये दर्शन आराम से 5 मिनट में हो रहा है और मेरे जैसे जो अभी 1 महीने पहले ही आ गए हैं उनके लिए सारे मतलब मैं मेरे घर की गणेश पूजा मिस की है, पर यहाँ आने के कारण मैं वो पूजा मिस नहीं कर रहा हूँ और मुझे दर्शन अच्छा लग रहा है। पटना में रहने और अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।